नमस्कार, मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास मोता महाविद्यालय राजगढ़। आज के वीडियो में हम इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों या ऐसा कहें कि उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। परंतु इल्तुतमिश की जो प्रशासनिक उपलब्धियां या जो प्रशासनिक कार्य हैं उन पर चर्चा करने से पहले हमें सल्तनत कालीन प्रशासनिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जब 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत में एक प्रकार से अराजक व्यवस्था उत्पन्न हो गई और इस अराजक व्यवस्था से निपटने में जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गौरी की मृत्यु के बाद सुल्तान बना, उसे इस अराजक व्यवस्था से निपटने और दिल्ली सल्तनत को येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से संगठित रखने में ही 4 वर्षों का समय बीत गया और इसी दौरान 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यानी वो अपने संपूर्ण शासनकाल में या 4 वर्षों में पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत को संगठित रखने में ही प्रयत्नशील या संघर्षरत रहा। उसे कोई प्रशासनिक व्यवस्था संगठित करने का समय नहीं मिल पाया। यही कारण है कि जब ऐबक की मृत्यु हुई तो यही दिल्ली सल्तनत एक आवश्यक और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में पुनः विकेंद्रीकृत होती हुई दिखाई देती है। ऐबक की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत है वो पुनः छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित होने लगी। राजपूत और हिंदू सरदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तुर्की अमीरों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होने का प्रयास किया। एक प्रकार से इसका सबसे बड़ा कारण था एक आवश्यक और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव। यही कारण है कि जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने, जब वो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा तो उसकी सल्तनत दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रह गई थी। उसकी प्रारंभिक जो समस्याएं थी, उन प्रारंभिक समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या अपनी आंतरिक और बाह्य स्थिति को मजबूत करना था। और इल्तुतमिश चूंकि दूरदर्शी व्यक्ति था, उसने सिंहासन पर बैठते ही ये स्पष्ट अनुभव किया कि एक आवश्यक और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में दिल्ली सल्तनत को पूर्णतः सुदृढ़ता से स्थापित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि उसने अपनी प्रारंभिक समस्याओं पर निजात पाने के बाद दिल्ली सल्तनत में एक आवश्यक प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया। जब हम इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों पर दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रशासन के क्षेत्र में उसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो इक्ता प्रथा, जिसे हम अक्ता प्रथा के नाम से भी जानते हैं। इक्ता या अक्ता प्रथा इल्तुतमिश की एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि मानी जाती है। इक्ता प्रथा या अक्ता जो प्रथा है वो अरब देशों में प्रचलित थी। अक्ता या इक्ता अरबी भाषा का ही शब्द है, जिसका समानार्थक जो हिंदी शब्द है वो एक प्रकार से भू राजस्व इकाई है। देखिए, ये जो प्रथा थी मूलतः अरबी प्रथा मानी जाती है, अरब देशों में प्रचलित थी। भारत में इस अक्ता प्रथा को प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। जब इल्तुतमिश भारत में एक आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय उसने दिल्ली सल्तनत, चूँकि उस समय तक वो दिल्ली सल्तनत का आवश्यक विस्तार कर चुका था और उसे इस विस्तृत दिल्ली सल्तनत में आवश्यक प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता थी। इस विस्तृत दिल्ली सल्तनत में उसे अपना प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए या प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उसने अपनी संपूर्ण दिल्ली सल्तनत को इक्ताओं में या अक्ताओं में विभाजित कर दिया था। ये जो इक्ता या अक्ता थे एक प्रकार से प्रांत और जागीरें थी। देखिए, अब मैंने बताया है आपको पहले भी, इक्ता या अक्ता है वो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक प्रकार से भू राजस्व इकाई। अरब देशों में ये जो अक्ता थे, ये 2 प्रकार के अक्ता प्रचलित थे, छोटा अक्ता और बड़ा अक्ता, या छोटा इक्ता और बड़ा इक्ता। बड़ा इक्ता की पहचान हम एक प्रकार से प्रांत के रूप में कर सकते हैं। बड़ा इक्ता यानी बड़ी भू राजस्व इकाई,
यानी बड़ा क्षेत्र, जिसे हम प्रांतों के समकक्ष मान सकते हैं। जबकि छोटा एकता जो है वो एक प्रकार से छोटी भू राजस्व इकाई होती थी, जिसे हम जागीर के समकक्ष मान सकते हैं। इल्तुतमिश ने भी अपनी संपूर्ण दिल्ली सल्तनत को इन इक्ताओं में, इन भू राजस्व इकाइयों में बांट दिया। और ये भू राजस्व इकाइयाँ दो प्रकार की थी, तो छोटी एकता या छोटी भू राजस्व इकाई और बड़ी भू राजस्व इकाई, जिन्हें क्रम से छोटा एकता और बड़ा एकता कहा जाता था। प्रत्येक इक्ते में या प्रत्येक राजस्व इकाई में एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। उस प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को इक्तेदार या अख्तादार या मुक्ता या वली, इन 4 नामों से संबोधित किया जाता था। एक संपूर्ण सल्तनत काल में इनके अलग अलग नाम रहे हैं, इसलिए जो मैंने चारों नाम प्रयुक्त होते थे वो मैंने बताए। अख्तादार, इक्तेदार, मुक्ता, वली कहा जाता था इक्ते के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। इक्तेदार या जो अख्तादार होता था, उसका अपने इक्ते में 3 प्रमुख कार्य माने जाते थे। पहला प्रमुख कार्य था अपने इक्ता में या अक्ता में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा कार्य होता था कि आवश्यकता पड़ने पर पहला कार्य होता था उसका कि अपनी इक्ता में या अपने प्रांत में या अपनी जागीर में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा कार्य होता था कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय प्रशासन को आवश्यक सैनिक सहायता उपलब्ध कराना, यानी सैनिक जो उपलब्ध कराने का कार्य है वो अख्तेदार ही करता था। तीसरा जो प्रमुख कार्य था कि अक्ता या जो इक्ता होता था, उससे जितने भी प्रकार के भू राजस्व कर जो थे उन्हें वसूल करने, उनका रिकॉर्ड रखने का दायित्व अख्तादार का ही होता था। और उस वसूले गए भू राजस्व से संपूर्ण इक्ता का खर्च निकालने के बाद शेष जो राशि बचती थी, जिसे फवाजिल कहा जाता था, उस फवाजिल को केंद्रीय कोष में जमा करा। ये 3 प्रत्येक इक्तेदार के कार्य होते थे। इल्तुतमिश की जो दूसरी प्रमुख प्रशासनिक उपलब्धि थी वो एक प्रकार से तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा या चारगान का गठन माना जाता है। हालांकि हम चारगान या तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वहाँ हमने उसकी सैन्य उपलब्धियों में पढ़ा था। चारगान का जो गठन है वो इल्तुतमिश की एक प्रशासनिक उपलब्धि भी मानी जाती है। इल्तुतमिश ने चारगान का गठन केवल अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नहीं किया था, बल्कि प्रशासन पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए उसने तुर्कान-ए-चहलगानी या चारगान का गठन किया था। यानी चारगान का गठन उसकी एक प्रशासनिक उपलब्धि भी मानी जाती है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख-ए-फिरोजशाही में इस चालीसा को तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से संबोधित किया है और इसके बारे में विस्तृत रूप से अपने ग्रंथ में चर्चा भी की। इल्तुतमिश की जो तीसरी प्रमुख प्रशासनिक उपलब्धि मानी जाती है, जो एक प्रकार से उसकी आर्थिक उसके सुधार भी हम कहे जा सकते हैं, उसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में पहली बार मुद्रा प्रणाली का गठन करना माना जाता है। यानी इल्तुतमिश की जो तीसरी उपलब्धि है वो मुद्रा सुधार मानी जाती है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क सुल्तान था जिसने दिल्ली में मुद्रा प्रणाली का पहली बार गठन किया था। यानी इल्तुतमिश से पहले किसी सुल्तान ने कोई नई मुद्राएं नहीं चलाई थी। दिल्ली में पहली बार जो मुद्रा चलाने का श्रेय जिस सुल्तान को दिया जाता है वो इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में 2 नए सिक्के प्रचलित किए थे, टंका और जीतल। ये दोनों ही विशुद्ध अरबी सिक्के थे, यानी अरब देशों में प्रचलित सिक्के थे। भारत में इन सिक्कों को प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। टंका जो है वो चांदी का सिक्का होता था जिसका वजन 175 ग्रेन होता था, जबकि जीतल तांबे का सिक्का होता था। एक टंका है वो 48 जीतल के बराबर होता था। यानी टंका जो चांदी का सिक्का होता था
वो एक टंका 48 तांबे के सिक्कों यानी जीतल के बराबर होता था। देखिए, इल्तुतमिश की इस मुद्रा व्यवस्था की एक और विशेषता है कि इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित की गई यह मुद्रा व्यवस्था संपूर्ण सल्तनत काल में यानी 1526-27 ईस्वी तक यह जो मौद्रिक व्यवस्था थी दिल्ली सल्तनत में चलती रही, जो इल्तुतमिश द्वारा स्थापित की गई थी। और इल्तुतमिश की इसी मुद्रा व्यवस्था की प्रशंसा है वो ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी की। ब्रिटिश इतिहासकार निल्सन ने तो उसकी मौद्रिक व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए उसे प्रिंस ऑफ मनीज कहा है। देखिए, इल्तुतमिश से जो पहले के जो तुर्की सुल्तान थे, जिनमें मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो सिक्के चलाए गए थे, उन सिक्कों को देहलीवाल के नाम से जाना जाता है। ऐबक और मोहम्मद गौरी ने अपने कोई नए सिक्के नहीं चलाए, बल्कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो हिंदू शासक थे उनके द्वारा प्रचलित सिक्कों को ही जारी रहने दिया। यही कारण है कि गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी आदि हिंदू देवी देवताओं के वो प्रतिमाएं भी अंकित मिलती हैं, चित्र भी अंकित मिलते हैं। इसमें 1192 ईस्वी के बाद का जो अजमेर का जो सिक्का है, जिसमें एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम और उसकी प्रतिमा अंकित है, दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति अंकित है तथा मोहम्मद गौरी का नाम अंकित है। उस सिक्के से यह बात स्पष्टतः प्रमाणित होती है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इन सिक्कों के ऊपर फारसी में लेख लिखवाया, यानी इन टंका और जीतल के ऊपर उसने फारसी में लेख लिखवाया। न केवल लेख लिखवाया बल्कि इन सिक्कों के ऊपर उसने टकसाल का नाम भी अंकित करवाया। इल्तुतमिश ही पहला शासक था जिसने अपनी पुत्री का नाम भी अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। उसके सिक्कों पर उसकी पुत्री रजिया का नाम रजियन उद्दीन भी अंकित मिलता है। इल्तुतमिश की जो तीसरी प्रशासनिक उपलब्धि है वो उसके द्वारा खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त करना माना जाता है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। देखिए, इल्तुतमिश को अभी भी संपूर्ण इस्लामी जगत में एक सुल्तान के रूप में मान्यता नहीं थी, क्योंकि वो अपने पूर्व जीवन में दास रह चुका था। संभवतः इसी कारण उसने खलीफा से है वो वैधानिक मान्यता पत्र प्राप्त किया। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल इमाम मुस्तसिर बिल्ला ने उसे दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र शासक मानते हुए उसके लिए राजकीय छत्र और राजकीय पोशाक, जिसे खियलत कहा जाता था, भिजवाई। इस प्रकार उसे खलीफा द्वारा दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र मुस्लिम शासक स्वीकार कर लिया गया और उसे नासिर अमीर उल मोमनिन यानी खलीफा का सहायक की उपाधि प्रदान की। ये इल्तुतमिश की एक प्रशासनिक उपलब्धि मानी जाती है। इसी मान्यता पत्र के कारण उसे इस्लामी जगत में एक प्रकार से वैधानिक तौर पर दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम शासक है वो सुल्तान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इल्तुतमिश की जो अगली उपलब्धियां हैं वो उसके निर्माण कार्य माने जाते हैं। इल्तुतमिश की कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं वो हम उसके निर्माण कार्यों के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। इल्तुतमिश के जो निर्माण के क्षेत्र में या वास्तु के क्षेत्र में जो कार्य किए गए थे या उसके जो निर्माण कार्य हैं, उन निर्माण कार्यों में सबसे प्रमुख आता है कुतुब मीनार। देखिए, कुतुब मीनार जो है उसका प्रारूप मूल रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तैयार करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का प्रारूप तैयार करवाया, उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ करवाया, किंतु कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। परंतु इल्तुतमिश जो था उसने इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को जारी रखा और इसे पूर्ण करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। कुतुब मीनार मूल रूप से 4 मंजिला इमारत थी। इल्तुतमिश द्वारा इसे 4 मंजिला ही बनवाया गया था। कुतुब मीनार का नाम है वो कुतुब मीनार रखे जाने के पीछे भी एक वृत्तांत है। मूलतः इस कुतुब मीनार का निर्माण है वो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, उनके नाम पर इस मीनार का नामकरण किया गया।
क्योंकि वो इल्तुतमिश के गुरु भी थे। संभवतः इसी कारण उनके नाम पर इस मीनार का निर्माण करवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के समय आकाशीय बिजली गिरने से कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल है वो नष्ट हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, परंतु उसने 4 के स्थान पर 5वीं मंजिल और बनवाई। वर्तमान में कुतुब मीनार है वो 5 मंजिला है। इल्तुतमिश का जो दूसरा प्रमुख निर्माण कार्य माना जाता है वो है सुल्तान गढ़ी। देखिए, सुल्तान गढ़ी जो है वो एक प्रकार से मकबरा है, जो दिल्ली सल्तनत काल का पहला मकबरा माना जाता है, जो भारतीय इतिहास का पहला मकबरा माना जाता है। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई थी, जो इल्तुतमिश का सबसे प्रिय और सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। उसी पुत्र की याद में इल्तुतमिश ने वो दिल्ली में एक मकबरा बनवाया था, जिसे सुल्तान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद शाह का मकबरा दिल्ली में मकबरा दिल्ली में बनवाया, जो वर्तमान में सुल्तान गढ़ी के नाम से चर्चित है। इल्तुतमिश ने अपना स्वयं का मकबरा भी दिल्ली में बनवाया था अपने जीवन काल में ही, जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा मकबरा माना जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने दिल्ली में है वो एक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में शमशी हौज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो वो बंदायूं का गवर्नर था, इस दौरान उसने बंदायूं में है वो एक मस्जिद का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जिसे वर्तमान में जामा मस्जिद बंदायूं के नाम से जाना जाता है। यानी बंदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा भारत में पहली मुस्लिम कॉलेज स्थापित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली में पहली मुस्लिम कॉलेज नासिरिया मदरसा के नाम से स्थापित की थी, जो दिल्ली सल्तनत का या दिल्ली का पहला मुस्लिम कॉलेज माना जाता है। ये इल्तुतमिश की है वो प्रशासनिक उपलब्धियाँ मानी जाती हैं, जिनके ऊपर हमने चर्चा की। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, और उसके बाद जो उसकी शमशी वंश, उसकी जो संतान थी, उसके पुत्र और उसकी पुत्री रजिया शासक बने। 1266 ईस्वी में शमशी वंश का अंत करके बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। इसके बारे में हम अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे।